तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर टॉपिक हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो हमने इससे पहले सेंट्रल डोग्मा नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा था कि अगर हम कभी डीएनए से डीएनए की ही कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। और अगर डीएनए से मुझे क्या बनाना हो, एमआरएनए बनाना हो, तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो हम रेप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए को बनाना, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर हम बात करें तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल जो है, जिसमें एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन जो आता था वही रूल फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है? अगर मेरे पास ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने हम साइटोसिन बनाएंगे। अगर मेरे पास साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने हम क्या ग्वानिन बनाएंगे। अगर मेरे पास एडेनिन है, इसके सामने हम थाइमिन बनाते थे। लेकिन इन आरएनए थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। लेकिन अगर मेरे पास डीएनए में क्या है? थाइमिन है। डीएनए में क्या है? थाइमिन है। तो इसके सामने क्या आएगा? एडेनिन ही आएगा। हाँ, बस एक जगह चेंज आएगा, जहां एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए था? थाइमिन आना चाहिए था। बट आप जो बना रहे हो वो क्या है? एक आरएनए मॉलिक्यूल है, और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, इसलिए यूरेसिल आएगा। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट बात, जब हम कॉपी करते हैं तो इंटायर स्ट्रैंड इज नॉट कॉपीड। इंटायर स्ट्रैंड इज नॉट कॉपीड, मतलब पूरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं करेंगे, केवल और केवल ओनली a segment of DNA is copied. Only a segment of one DNA strand, one DNA strand is copied. यानी केवल एक सेगमेंट कॉपी करते हैं किसी एक डीएनए स्ट्रैंड का, पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली डीएनए के पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है क्या करने की? हर एक चीज बनाने की, चाहे वो कोई सा भी प्रोटीन हो, कोई एंजाइम्स हो। लाइक मान लिया हमें एंजाइम बनाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है प्रोटीएज हो गया, या हमें मान लिया कोई डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना है, लाइपेजेस वगैरह हो गया। जो है कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइसैकेराइड या किसी भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई सा भी एंजाइम बनाना हो। आपने बहुत सारे एंजाइम के नाम सुने होंगे 11th में, हेक्सोकाइनेज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया जो कि ग्लाइकोलाइसिस में लगता है। तो वगैरह वगैरह, ये जितने भी एंजाइम्स हैं सबको बनाने की इंफॉर्मेशन है कहाँ? डीएनए पे। लेकिन मुझे किसी समय पर किसी एक सेल के अंदर जरूरत किसी एक या दो एंजाइम की हो सकती है। तो मुझे जिस एंजाइम की जरूरत है मुझे अभी बस वही बनाना है। तो अगर वही बनाना है तो डीएनए इंफॉर्मेशन भी केवल उसी पोर्शन की कॉपी की जाएगी, ताकि मुझे बस केवल वही प्रोटीन मिले जिस प्रोटीन से मैं वो पर्टिकुलर एंजाइम क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। इसलिए हाँ, इसलिए पूरा स्ट्रैंड यानी पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को कॉपी नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम कह रहे हैं केवल एक स्ट्रैंड कॉपी करते हैं। भैया हम जब रेप्लिकेशन कर रहे थे तो हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बनाई थी। यहाँ एक स्ट्रैंड की कॉपी क्यों बना रहे हैं? इसका कारण पूछता है। इसका क्या पूछता है? कारण। जैसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, यानी केवल एक स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी क्यों कर रहे हैं?
केवल एक स्ट्रैंड ही डीएनए का कॉपी क्यों कर रहे हैं? आपने देखा सेगमेंट डीएनए का कॉपी क्यों कर रहे हैं भैया? मुझे बस उसी सेगमेंट का प्रोटीन चाहिए था, तो मैंने बस उसी स्ट्रैंड को कॉपी किया। अब बात आती है कि सर डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड की ही कॉपी करते हैं, तो किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी क्यों करते हैं? अगर हम इसके पीछे की बात करें तो इसमें 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या कहता है? कहता है भैया मान लिया अगर हमने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर लिया। इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपीड, हमने कर लिया भाई, आपका मन कर रहा था, आप जिद्दी हो, आप चाहते थे भैया दोनों स्ट्रैंड कॉपी करना, आपने कर लिया। जब आपने दोनों स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी कर लिया, देन इट कोड फॉर, मतलब ऐसे बोलते हैं, देन इट फॉर्म 2 आरएनए स्ट्रैंड। ये आरएनए की भी 2 स्ट्रैंड बनेंगे और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होंगे भाई? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एंड कोड फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन हैविंग डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, हैविंग डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। भैया जिसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? अलग। मतलब 2 अलग-अलग प्रोटीन बन गए, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब पूरा जो सिस्टम होगा, 2 अलग-अलग प्रोटीन बने वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेट्स से मान लिया एक प्रोटीन कोई और फंक्शन कर रहा था, दूसरा हो सकता है कुछ और फंक्शन कर रहा हो। तो आप जो करवाना चाह रहे थे वो आउटपुट आपको एक्चुअली में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? 10 जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी क्या हो जाएगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी गेट कॉम्प्लिकेटेड, गेट कॉम्प्लिकेटेड। पहला तो रीजन ये है। दूसरा क्या कहता है कि मान लिया हमने दोनों स्टैंड बना दिया और दोनों स्टैंड एक साथ बन गए साइमल्टेनियसली, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो आगे प्रोटीन बनने की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ बाइंड ही नहीं करता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ बोथ आरएनए स्ट्रैंड formed simultaneously, formed simultaneously यानी एक साथ बन गए, then they combine to form DsRNA। DsRNA का मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, which results in prevention of ट्रांसलेशन। मतलब इसके बाद क्या नहीं होगा? ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन बिकम फ्यूटाइल। तो भैया ट्रांसक्रिप्शन करना ही बेकार हो गया एंड ट्रांसक्रिप्शन बिकम फ्यूटाइल। और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? फ्यूटाइल। तो मतलब मेरे पास ये 2 रीजन है जिसकी वजह से क्या नहीं होता, दोनों स्ट्रैंड डीएनए की हम कॉपी नहीं करते। ठीक है, हम दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कॉपी नहीं करते, हम केवल एक डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट कॉपी कर रहे हैं जो
किसी एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा, जिससे कोई एक प्रोटीन क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। अब हम बात करें कि सर ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए और कैसे होंगे? तो हमें जो दूसरी चीज़ समझनी है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, वो है बच्चे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप बताओ, अभी जस्ट मैंने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा। तो जिस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस पूरी यूनिट को, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसको समझना है। अगर हम एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, तो पहले तो यहाँ आपको 2 डीएनए के स्ट्रैंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 डीएनए के स्ट्रैंड, ऑब्वियसली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो 2 स्ट्रैंड तो दिखाई देंगे ही। सही बात है। इसके बाद जो है आपको इस तरफ ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखेगी और इसके दूसरी तरफ भी एक स्ट्रक्चर दिखेगी। ये जो आपको पहली स्ट्रक्चर दिख रही है इधर, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। एंड द सेकंड स्ट्रक्चर जो इधर दिख रही है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटर। अगर मैं बात करूं प्रमोटर की, तो प्रमोटर वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब सुनना, मैं इसका एक ऑर्डर देता हूं। मान लिया ये 3 प्राइम है और ये क्या है, 5 प्राइम। ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, 5 प्राइम होगा और ये वाला क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ठीक है ना? वैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में भी ऊपर वाला आई थिंक 3 प्राइम ही मान रखा है। ठीक? तो मेरी बात सुना जानते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरा क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो जो स्ट्रैंड डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक चीज समझना। अच्छा, आपको याद है डीएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के अंदर, और पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जो नया स्ट्रैंड है डीएनए का, वो किस डायरेक्शन में बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है। सेम केस आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए होगा, और वो एंजाइम कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। और जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो भी किस डायरेक्शन में वर्क करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में करेगा, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। भैया इस डायरेक्शन में बनाएगा। अगर हमें पता है कि भैया जो एंजाइम है वो नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना रहा है, तो जिस स्ट्रैंड को वो एज ए टेम्पलेट जिसकी कॉपी करेगा, वो इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी 3 टू 5 होना चाहिए। तो ये स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या है, 3 टू 5 है ऊपर वाला। जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 3 टू 5 है, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि ये किसके लिए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। टेम्पलेट का मतलब सांचा, समझते हो, जैसे गुजिया बनाने वाला होता है, जिसको उसमें सारी चीजें रख करके प्रेस करेंगे तो उसी शेप का बन जाएगा। तो टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा या एक फ्रेम, जिसका इस्तेमाल करके हम बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, एक दूसरा कॉपी करेंगे। तो अगर हम बात करें, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्टैंड। तो जब दूसरा हो गया, जो नीचे बच गया, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको हम, कोडिंग स्टैंड। इसका नाम है कोडिंग स्टैंड, बट इंपॉर्टेंट बात ये, डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, मतलब कुछ बनाता नहीं है, बस ये बुरा मान रहा था। हम जब उसको कोडिंग बोल रहे थे, तो इसकी सांत्वना के लिए या इसके बुरा मानने की वजह से हमने इसका नाम कोडिंग स्टैंड रख दिया। ठीक, आप सुना जानते, ये हुआ कोडिंग और वो हुआ टेम्पलेट। और अगर हम बात करें, तो यहाँ ऐसे एक छोटी सी एरो बना रहे हैं। ये एरो ये शो करती है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रमोटर साइट वो हो गया है, साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा,
बाइंड करेगा एंड स्टार्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा। जबकि टर्मिनेटर साइट क्या होती है, साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज कर दिया जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, रिलीज्ड, एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन क्लियर बात यहां तक। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये क्या है प्रमोटर, ये क्या है टर्मिनेटर, और इन दोनों के बीच में ये टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड है जो एक्चुअली में हम जिसकी कॉपी करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में इसकी कॉपी करने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। मतलब ये पूरा पोर्शन दोनों ही मिला के, ठीक है ना। तो ये पूरा पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, जिसके हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं। तो जब भी स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पूछता है, तो अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो क्या होता है, एरिया, मैं इसको ऐसे ऊपर लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, रीजन फ्लैंक्ड बिटवीन टेम्पलेट, सॉरी, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो भी रीजन्स आ रहे हैं वो सब कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। टेम्पलेट स्टैंड हो गया, कोडिंग स्टैंड हो गया, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख रहा हूँ, जितने भी रेफरेंस होते हैं, ऑल रेफरेंस आर टेकन फ्रॉम प्रमोटर, फ्रॉम प्रमोटर, यानी जितने भी रेफरेंस हम लेंगे वो सब कहाँ से होगा, प्रमोटर के पॉइंट से होगा, प्रमोटर की तरफ से होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जो 3 प्राइम है इसको हम डाउन स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, डाउन स्ट्रीम। और जो 5 प्राइम होता है उसे क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको हम, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, अप स्ट्रीम। अच्छा, प्रमोटर नहीं, सॉरी, मिस्टेक। ऑल द रेफरेंस आर टेकन फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड, फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड। कहां से रेफरेंस लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड से। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड जिस तरफ होगा उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड होगा कि प्रमोटर कौन है, टर्मिनेटर कौन है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो अभी जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस हिसाब से मेरे पास बताओ कोडिंग स्टैंड कौन सा, नीचे वाला, और कोडिंग स्टैंड के कौन से एंड पर प्रमोटर है, 5 प्राइम एंड पर। तो मैं क्या बोलूंगा, एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। ये कोडिंग स्टैंड कौन से एंड पर है, 5 प्राइम। सारे रेफरेंस कोडिंग से ही लेंगे। टर्मिनेटर कहां मिल रहा है, एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। तो यहां तक बात हुई कि 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड कौन कहां कैसे लोकेटेड है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर थी इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, एक तो प्रमोटर आ रहा है, एक टर्मिनेटर आ रहा है, और स्ट्रक्चरल जीन आ रहे हैं, यानी 3 कंपोनेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। कौन कौन से कंपोनेंट्स, पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा
टर्मिनेटर। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ सारी बातें बता दी। एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर हम बात करें तो आपको दिखा ये क्या है? प्रमोटर है। इधर आपको दिख रहा है ये क्या है? टर्मिनेटर। इसके बाद जिसकी डायरेक्शन क्या है प्रमोटर के रिस्पेक्ट में 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं। और दूसरा जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है विद रिस्पेक्ट टू प्रमोटर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम? कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया है बीच का वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। एरो किस लिए दिखाई जाती है? जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है इसलिए एरो दिखाई जाती है। क्लियर बात? और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पेपर में आता रहता है अक्सर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और आपको बताया कि मैंने 5 प्राइम एंड को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं और 3 प्राइम एंड को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर कभी आपको ये सब देखने को मिले तो आपको कहीं घबराना है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है या सॉरी जो टेम्पलेट या कोडिंग स्टैंड होता है या प्रमोटर होता है, प्रमोटर की लोकेशन मैंने बताई थी कहाँ होती है? 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड। तो मैं बोल सकता हूँ अप स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड, या डाउन स्ट्रीम टर्मिनेटर कहाँ होता है? डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। तो ऐसी भी चीजें बोली जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टैंड था, टेम्पलेट स्टैंड। क्या था? टेम्पलेट स्टैंड। और एक शब्द आपने सुना कोडिंग स्टैंड। क्या सुना? कोडिंग स्टैंड। तो अगर हम बात करें तो मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं यहां पे, ए टी जी सी, ए टी जी सी, सी ए टी जी। ठीक है, और एक दूसरा सीक्वेंस ले रहा हूं। मान लिया यहाँ ए के सामने क्या आएगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ए के सामने आ जाएगा टी ए सी जी, टी ए सी जी, जी टी ए सी। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि इस साइड क्या लगा हुआ है यहाँ? मतलब इस साइड में क्या है? प्रमोटर है। और इस साइड क्या है? टर्मिनेटर। ठीक है, तो आपको पता है प्रमोटर से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, और मैं कह रहा हूं कि ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप अब डिसाइड कर लो जी कौन टेम्पलेट कौन कोडिंग होगा। तो अगर हम बात करें जिसकी डायरेक्शन 3 टू 5 है वही कोडिंग होगा, मतलब टेम्पलेट होगा। तो यानी नीचे वाला स्टैंड ये कैसा है? टेम्पलेट। और ऊपर वाला स्टैंड ये कैसा है? कोडिंग स्टैंड। ठीक है ना? जरूरी नहीं है ऊपर नीचे, कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें हम कॉपी किसकी करते हैं? टेम्पलेट स्टैंड की। हमने कॉपी की, चलो कर लेते हैं। अगर ए के सामने कॉपी करके एमआरएनए बनाएंगे तो क्या बना रहे हैं? यहाँ एमआरएनए बना रहे हैं। अगर हम ए के सामने कॉपी करके एमआरएनए बनाएंगे तो एमआरएनए क्या बनेगा? ए के सामने ए, जो है टी के सामने ए के सामने क्या आएगा? टी, लेकिन ये आएगा है यू क्योंकि आरएनए बना रहे हो। सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, लेकिन ए के सामने यू, उसका सी के सामने जी, जी के सामने कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 2 4 6 3 3 6 1 7 ना, 2 2 4 1 6 कहाँ? 3 3 6 1 7, यानी यहाँ तक हो गया। उसका फिर जी के सामने क्या है? सी, फिर वापस जी के सामने क्या है? सी, फिर टी के सामने क्या आएगा? ए, फिर ए के सामने क्या आएगा? यू, फिर सी के सामने क्या आएगा? जी। दिस इज दी एमआरएनए स्ट्रैंड। अब आगे बताओ, मैंने कॉपी टेम्पलेट ये की, इस वाले कोड को मैच कराना ऊपर वाले के साथ, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सिर्फ टी की जगह क्या है? यू, इसीलिए उसको कोडिंग बोलते हैं। ठीक है ना? समझ गया ना? तो अगर हम बात करें तो टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? स्ट्रैंड ऑफ डीएनए whose base sequence are
कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA, यानी mRNA के सीक्वेंस के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो जिसको ट्रांसक्राइब किया गया है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ना, तभी तो नया स्टैंड बनेगा 5 टू 3। टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो जाकर के नया स्टैंड कैसे बनेगा, 5 टू 3 बनेगा। अगर मैं कोडिंग स्टैंड की बात करता हूं तो ये क्या होता है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए whose base sequence correspond to base sequence of mRNA, to base sequence of mRNA, यानी mRNA के बेस सीक्वेंस के जैसा दिखेगा। अगर हम बात करें सिर्फ, क्या होगा, एक्सेप्ट थायमीन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, क्या होगा, थायमीन होगा किसकी जगह पे भैया, आरएनए में क्या है, यूरेसिल है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, यानी यूरेसिल की जगह क्या आएगा, थायमीन आएगा, बाकी सब एग्जैक्टली क्या होगा। अरे मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ, कोडिंग को ना, तो यूरेसिल की जगह थायमीन, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी होती है 5 प्राइम टू, क्लियर बात। तो हमें ये पता चला कि सर टेम्पलेट कौन होता है और कोडिंग कौन होता है, ठीक है ना, टेम्पलेट कौन होता है और कोडिंग कौन होता है। अच्छा, अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की साइड बदल दूं तो टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड भी तो बदल जाएगा, सही बात है। अगर मैं प्रमोटर उधर कर दूं और टर्मिनेटर इधर कर दूं तो टेम्पलेट अलग हो जाएगा और कोडिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर भी डिसाइड करती है ये कौन टेम्पलेट होगा कौन कोडिंग होगा। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक, चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जो क्या होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ये दो तरीके के मिलेंगे, कितने तरीके के, दो तरीके, स्ट्रक्चरल, दो तरीके कौन कौन से होंगे, एक होंगे पॉलीसिस्टोनिक, कैसे होंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन, और एक होंगे मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जीन हम उसको बोलते हैं जब कोई जीन क्या करेगा, कोड फॉर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन की चैन बनेगी और कितनी, एक से ज्यादा प्रोटीन चैन बने, तब उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन। अगर जीन क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कोड ओनली फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, यानी केवल एक पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करेंगे, ये कोड करेंगे। अगर हम बात करें बच्चे, जो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई इंटरप्शन नहीं होगा, लगातार कोडिंग कोडिंग पोर्शन ही रहेगा, कोई नॉन कोडिंग पोर्शन बीच में नहीं आएगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, कंटेन्स स्प्लिट जीन, कैसे होंगे इसमें, स्प्लिट जीन होंगे, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस, कैसे होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे तो कैसे दिखेंगे, सुना जानते हैं, यहाँ पर इंटायर पोर्शन पूरा कोडिंग होगा, लेकिन अगर मैं दूसरे केस में बोलूं तो यहाँ पूरा इंटायर पोर्शन कोडिंग नहीं होगा। लेट से मान लिया मेरे पास ये एक डीएनए का स्टैंड है, इस डीएनए के स्टैंड में मैं यहाँ से इतना पोर्शन जो मैं रेड कर रहा हूँ, मतलब ये मान लेते हैं कि नॉन कोडिंग है, कैसा ये नॉन कोडिंग, तो यहाँ से यहाँ तक ये नॉन कोडिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नॉन कोडिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नॉन कोडिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नॉन कोडिंग। तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर ये जो येलो कलर से पोर्शन बनाया है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सॉन
रेड वाला है इंट्रॉन, फिर है एक्सॉन, फिर है इंट्रॉन, फिर है एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन और फिर एक्सॉन। इसमें जो एक्सॉन होते हैं, कौन? जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन आर कोडिंग एंड फंक्शनल सीक्वेंस। एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग, या फिर आप बोलोगे फंक्शनल सीक्वेंस, यानी वो पोर्शन है जो कोड करते हैं प्रोटीन को और कहते हैं फंक्शनल। जबकि एंट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं? नॉन कोडिंग। कैसे हैं? नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल, यानी ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक। अगर हम बात करें तो जो पॉलीसिस्टोनिक वाला केस है, ये कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। कहाँ मिलता है? वेर है जो कोडिंग वाला पोर्शन या एग्जाम्पल है, ये कहाँ मिलता है? यूकैरियोट्स। यहाँ तक कोई समस्या? अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ तक की बात हुई कि यहाँ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। अगर हम बात करें तो ये जो इंटरप्टेड सीक्वेंस हैं, ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्मली जो है इमैच्योर आरएनए के अंदर मिलेंगे जब हम कॉपी करेंगे। इसको हटा के हम मैच्योर आरएनए बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो आगे हम देखेंगे। बट आगे चलते हैं अगर हम, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम कौन सा लगता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमें लगेगा वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज का फुल फॉर्म डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम बात करें, तो अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हो, किसकी बात करते हो? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, क्या? ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट, यानी केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। और ये क्या करता है? कैटलाइज कैटलाइज ऑल थ्री आरएनए। ऑल थ्री। कौन कौन से तीन आरएनए हैं भाई साहब? सबसे पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए। अगर हम बात करें तो एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट फॉर प्रोटीन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जब प्रोटीन बनाना होगा, तो प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह काम कौन करता है? एमआरएनए काम करता है, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन लेकर के हम पूरी की पूरी आगे की चैन बनाते हैं। वेरएज़ अगर हम टीआरएनए की बात करें, तो टीआरएनए क्या करता है? ब्रिंग अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है। और आरआरएनए जो होता है, वो एक्चुअली में कैटालाइज प्रोटीन सिंथेसिस। कैटालाइज प्रोटीन। तो मतलब आगे अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, तो हमें ये तीनों आरएनए की जरूरत पड़ेगी। और प्रोकैरियोट के अंदर ये तीनों आरएनए कौन बना लेता है? आरएनए पॉलीमरेज अकेले बना लेता है। लेकिन अगर हम जाएं कहां पर? यूकैरियोट्स के अंदर। कहा जाते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स में
हमारे पास आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। कौन-कौन से? एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है ना? मतलब इन सब के अपने-अपने काम होंगे। इसके बाद अभी हम आगे करते हैं, यानी तीनों के फंक्शन अभी देखेंगे कि क्या-क्या करते हैं। बट उससे पहले अगर हम बात करें, तो हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, तो वो क्या है? सिग्मा फैक्टर। क्या है? सिग्मा फैक्टर। अगर हम बात करें सिग्मा फैक्टर की, तो इस तरीके से सिंबल से हम नोट करेंगे। अगर हम सिग्मा फैक्टर की बात करें तो क्या करता है? हेल्प टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएट यानी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में क्या करता है ये? हेल्प करता है। दूसरा मेरे पास है रो फैक्टर। क्या है? रो फैक्टर। तो अगर हम रो फैक्टर की बात करें तो इसका सिंबल होता है क्या? याद है? वो डेंसिटी वाला सिंबल जो होता है वही। ठीक है? तो अगर हम रो फैक्टर की बात करें तो ये क्या करता है? टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेगा ये? टर्मिनेट करेगा। तो मेरे पास ये फैक्टर चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के क्या-क्या काम होते हैं। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 1 की, दूसरा है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 की और तीसरा हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज 3 की। वैसे अगर आप देख रहे हो तो इसमें 3-3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, इसलिए थोड़ा-सा ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इन यूकैरियोट एज़ कंपेयर टू प्रोकैरियोट, क्योंकि अलग-अलग आरएनए हैं। तो अगर मैं बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज 1 की, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरआरएनए। क्या बनाएगा? आरआरएनए। आरआरएनए स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल में मेरे पास 28S आरआरएनए होता है। ये चाहे 28S वाली सब यूनिट हो या जो है 18S वाली हो या फिर 5.8S की हो, यानी सारी सब यूनिट्स यही बनाएगा। ठीक है ना? चाहे वो कोई सी भी हो। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है बच्चे, ये बनाता है क्या? एचएनआरएनए। क्या बनाता है? एचएनआर। अगर हम बात करें एचएनआरएनए की, तो एचएनआरएनए को हम बोलते हैं प्रीकर्सर। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? पहले बनता है। यानी आगे चल करके इन फ्यूचर जो एचएनआरएनए है, ये मैच्योर होगा और क्या बनाएगा? एमआरएनए। एचएनआरएनए क्या होगा? मैच्योर होगा और क्या बनाएगा? एमआरएनए। जस्ट एक मिनट। हाँ। और ये जो हमारे पास थर्ड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या बनाता है? एसएनआरएनए, एसआरआरएनए और टीआरएनए। मतलब अलग-अलग आरएनए जो भी चाहिए होंगे हमें ट्रांसक्रिप्शन में, उनको अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब एज़ कंपेयर टू प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि अगर यूकैरियोट की बात करोगे तो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कहाँ होगा? इन साइटोप्लाज्म। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में चल रहे हैं। सम टाइम कपल्ड विथ ट्रांसलेशन। देखो भैया दोनों कहाँ होंगे?
ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में, अब ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस तो इनके पास है नहीं, तो साथ में जाता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ होगा? इन न्यूक्लियस। हाँ, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया, कपल्ड विद ट्रांसलेशन, कपल्ड विद ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें तो यहाँ ये कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है। तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ में नहीं हो सकते, अलग अलग ही होना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या है मैकेनिज्म? अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ भी वही एज यूजुअल 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा? इनिशिएशन होगा। दूसरा स्टेप जो होगा वो इलोंगेशन होगा, और जो तीसरा स्टेप होगा उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। क्लियर बात? एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, जैसे कि मैंने बताया इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में हो क्या रहा है अगर आप देखोगे तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में कौन बाइंड कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। दिख रहा है आपको? सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया। ये जो येलो कलर से मार्क कर रखा है, दिस साइट इज प्रमोटर साइट, और ये जाके कहाँ अटैच होंगे? प्रमोटर साइट से। प्रमोटर साइट से अटैच होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को ही स्टार्ट कर देंगे। जब ये प्रमोटर साइट से अटैच हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाएगा। ठीक, सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करेगा, और इवन ये डीएनए हेलिक्स को ओपन भी करता है। जैसे अगर हम बात करें रेप्लिकेशन में, तो डीएनए हेलिक्स को ओपन करने का काम किसका था? हेलिकेज का था। लेकिन यहाँ डीएनए हेलिक्स को ओपन करने का काम ये खुद ही कर लेता है, यानी ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों ये काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये क्या करेगा? आरएनए का स्टैंड बनाएगा। जो बना हुआ आरएनए है वो पीछे की तरफ लटक रहा होगा, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आरएनए यानी जो बन रहा होगा वो कुछ पोर्शन अटैच्ड होगा किसके साथ? डीएनए के स्टैंड के साथ, और जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ। जब धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंचेगा? टर्मिनेशन साइट पे। ये ग्रीन से जो मार्क कर रखा है टर्मिनेशन साइट। कौन जुड़ेगा? रो साइट जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा? अलग कर देगा, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि 3 स्टेप्स हैं। अगर मैं इन तीनों स्टेप की बात करूं बच्चे तो समझना इसको, स्टार्टिंग वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्या रहा है? फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन। क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इनिशिएशन बोलते हैं। इसके बाद यहां से सेकंड स्टेप शुरू होता है, दैट इज इलोंगेशन। क्या शुरू होता है? इलोंगेशन। अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली आप क्या बना रहे हो? आरएनए बना रहे हो, और आरएनए के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ही बने होते हैं। ऑब्वियसली हम क्या इस्तेमाल करेंगे? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ट्राइफॉस्फेट में ट्राइफॉस्फेट क्यों इस्तेमाल करें? नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड तो मोनोफॉस्फेट होते हैं, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट में जो लास्ट के 2 फॉस्फेट हैं उनको तोड़ के एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे एंड पॉलीमराइज इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। मतलब टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन मतलब एक टेम्पलेट है उसकी कॉपी करेंगे अकॉर्डिंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और नया आरएनए बना देंगे। ठीक, करा इट समहाउ also facilitates the opening of the DNA helix and continues elongation। क्लियर बात यहां तक? अब सुनना, अगर हम बात करें जब इलोंगेशन हो रहा होता है तो क्या कर रहा है? ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा एंजाइम के साथ जुड़ा होगा, एंड रिमेनिंग पोर्शन एंजाइम के साथ अटैच्ड नहीं होगा। यानी यहां तक बात समझ आई? ये पूरा प्रोसेस जो यहां तक था ये किसका था? इलोंगेशन। क्या है? इलोंगेशन। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, और यहां से सेकंड पॉइंट, और ओनली शॉर्ट स्ट्रेच इज बाउंड टू, ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हो। चलो बात आगे बढ़ता हूं। अगर मैं तो कह रहा है वंस द पॉलीमरेज रीचेस टू द टर्मिनेशन रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ। यानी जो आरएनए बना है वो अलग हो जाएगा। सो इट्स आल्सो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और टर्मिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? टर्मिनेशन। ये क्या है? टर्मिनेशन।
क्लियर बात? तो मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर बात? इस तरीके से क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होगा। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बाद बनता है वो आरएनए, एमआरएनए नहीं होता है। सुनो, मेरे पास स्टेप कौन थे? इनिशिएशन था, इलोंगेशन था, और क्या था? टर्मिनेशन था। अगर ये तीनों स्टेप हों और ये कौन हो? प्रोकैरियोट। ये कौन हो? प्रोकैरियोट। तो क्या मिलेगा? एमआरएनए मिलेगा। ठीक, एक मैच्योर एमआरएनए मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट ना हो, ये क्या हो? यूकैरियोट। ये ऑर्गेनिज्म जो है भैया वो कौन सा है? यूकैरियोट्स। अगर ये यूकैरियोट्स हैं, कौन सा है? यूकैरियोट्स। तो आपको एमआरएनए डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एचएनआरएनए मिलेगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इस एचएनआरएनए को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एमआरएनए को, एमआरएनए के अंदर। और एमआरएनए में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। तो मतलब हमने ये तीनों स्टेप समझ लिए। अब हमें एक और चीज समझना है, वो क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की बात करें, देखना, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में होता है कि भैया एमआरएनए जो बन रहा है, अगर आप देखो तो इसमें कलर अलग अलग दिखा रखा है, येलो कलर और एक दूसरा कलर। जो दूसरा वाला कलर है ये किसका है? इंट्रॉन्स है। ये क्या है? इंट्रॉन्स है। जब एमआरएनए मुझे मिला तो ये वाला पोर्शन इंट्रॉन और दूसरा येलो कलर वाला पोर्शन क्या है? एक्सॉन। मुझे बस एक्सॉन चाहिए, क्योंकि एक्सॉन कोडिंग पोर्शन है जो प्रोटीन बनाएगा, बाकी इंट्रॉन तो फिर फालतू के पोर्शन है, नॉन कोडिंग है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यानी कुछ प्रोटीन होते हैं जो किसके साथ? एसएनआरएनए के साथ। पीछे पड़ा था ना स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो जो कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कंबाइन करेंगे एसएनआरएनए के साथ। यानी यहाँ क्या होगा, कुछ प्रोटीन होंगे और प्लस क्या होगा? एसएनआरएनए। ये दोनों कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या? स्प्लाइसोम। ठीक है ना, स्प्लाइसोम। और स्प्लाइसोम जो होता है वो कहाँ पर जुड़ेगा? इंट्रॉन वाले साइड पर जुड़ेगा और इंट्रॉन को कट करके वहां से रिमूव कर देगा, कट करके रिमूव करेगा और एक्सॉन्स को क्या कर देगा? आपस में ज्वाइन कर देगा। एक्सॉन को ज्वाइन करने के बाद मुझे एक एमआरएनए मिलेगा। अब सुनना, उस एमआरएनए के जो 5 प्राइम एंड होगा उस पे हम ऐड करते हैं क्या? 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGPPP। और जो 3 प्राइम एंड होता है उधर ऐड करते हैं पॉली ए, जिसे हम पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली ए का मतलब बहुत सारी चैन एडेनिन की 200-300 बेस पेयर की चैन ऐड कर देते हैं इधर। जब हम 3 प्राइम एंड पर पॉली ए ऐड करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? टेलिंग। और 5 प्राइम एंड पर क्या ऐड करना? MGPP यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिंग। क्या बोलते हैं? कैपिंग। तो कैपिंग और टेलिंग के बाद जो एमआरएनए बना, ये होता है एक मैच्योर एमआरएनए। क्या होता है? मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए। क्लियर बात? अब अगर मैं इसकी बात करूं, यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में, सुनो मेरी बात ध्यान से। एनसीईआरटी ने बोला है कि इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान सा है। क्यों? क्योंकि भैया आप इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन करो, काम हो गया। एक ही आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने का रीजन, आरएनए की आपके पास 3 टाइप है आरएनए पॉलीमरेज के, और ऊपर से आपको क्या करना पड़ रहा है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं, इसको समझते हैं। कह रहा था सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी पहली तो क्या थी? 3 आरएनए पॉलीमरेज थे। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल, यानी इंट्रॉन्स क्या है? नॉन फंक्शनल है। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसके लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी? स्प्लाइसिंग। क्या होता है स्प्लाइसिंग में? स्प्लाइसिंग में वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन ए डिफाइंड ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में था उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, बस इंट्रॉन्स को निकालेंगे, एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देंगे। एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग में क्या होगा?
In capping, an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to 5' end of the hnRNA, और in tailing the adenylated residue यानी पॉली ए जिसको बोलते हैं 200 से 300 R added at 3' end of the template independent manner। ठीक, अगर मैं बात करूं तो मैं थ्योरी इसकी लिख सकता हूं, बट आपको देखो ध्यान से मैं मार्क कर दे रहा हूं यहीं पे। ये क्या है? स्प्लाइसिंग है फर्स्ट, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट इन डिफाइंड ऑर्डर, यानी यहां तक अगर हम मार्क करें यहां से लेके यहां तक क्या है? स्प्लाइसिंग। फिर अगर हम बात करें तो हेडिंग डालोगे क्या? कैपिंग। तो कैपिंग की बात करें, इन कैपिंग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू 5' एंड ऑफ द एचएनआरएनए, यानी 5' एंड पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से टेलिंग, और टेलिंग में क्या होगा? एडेनाइलेटेड यानी ए एडेनिन ऐड करते हैं कितना? 200 से लेकर 300, और किधर ऐड करेंगे? 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। मतलब यहाँ टेम्पलेट देख के कॉपी नहीं करते हैं, अलग से ही जाके हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं इसको। तो ये पूरा क्या था आपका? जब इतना हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एक मैच्योर प्रोसेस्ड एमआरएनए मिल जाएगा। यानी ये 3 स्टेप भी नोट डाउन करने हैं आपको। क्लियर बात? तो यहाँ तक हमने समझा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में एक मैच्योर एमआरएनए कैसे बनता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और कि मैंने बीच में पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक वर्ड इस्तेमाल किया था, तो मैं एक चीज समझाऊंगा थोड़ा सा। एक वर्ड है जीन, क्या है? जीन, और एक है सिस्टोन। वैसे ये दोनों सिमिलर ही हैं, पर सुना ध्यान से। जीन अगर हम बात करें तो जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए या दैट कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे जीन बोलते थे। बट हमने आगे चल के ये देखा था कि जीन से कई सारी लिमिटेशंस भी आ रही थी कि एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। सही बात है, जिसे पीलोट्रॉपी बोलते थे वगैरह वगैरह। तो हमने इस जीन टर्म को ही चेंज किया है और उसको क्या बोला है? सिस्टोन बोला है। जैसे सिंपल शब्दों में कई बार कैरेक्टर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कोई एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या बना रहा है? कैरेक्टर कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन आरआरएनए बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है। तो भैया एक कैरेक्टर कंट्रोल करना थोड़ी हुआ, एक आरएनए बना रहा है। तो कहने का मतलब हर बार हम जीन को कैरेक्टर कंट्रोल से डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको चेंज किया गया विद द वर्ड सिस्टोन। और सिस्टोन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन, दैट कोड फॉर प्रोटीन, या आप बोलो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, दैट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन चाहे 4 कैरेक्टर कंट्रोल करे, 10 कैरेक्टर कंट्रोल करे, बस एक सिस्टोन मतलब एक जीन केवल एक ही प्रोटीन बनाएगा। चाहे वो जो है क्या नाम है, आरएनए बनाए या कोई कैरेक्टर कंट्रोल करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्यादातर बढ़िया वर्ड जो होता है वो क्या है? सिस्टोन है। जीन को रिप्लेस करके हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? सिस्टोन। क्लियर बात? तो हमारे पास जीन जो है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक आपने देखा ही था। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमारा पूरा हो गया, खत्म। ठीक है, बस अगली क्लास में अब हम बात करेंगे क्या? जेनेटिक कोड वगैरह की, और फिर स्टार्ट करेंगे क्या? ट्रांसलेशन।